देश की राजनीति में नरेंद्र मोदी ने अपने आप को एक स्थापित नेता के तौर पे पूर्ण रूप से स्थापित कर दिया। खास करके जब तीसरी बार उनकी सरकार बनी तो पूरे विश्व को ये मैसेज गया कि भारत का सबसे ताकतवर व्यक्ति अगर कोई है तो उसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। देश के लोगों ने भी इसको स्वीकार किया। लेकिन जिस कूटनीति की बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं और पूरे विश्व के मानचित्र पे ये दिखता भी है कि किस कदर पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई, लेकिन बगल का एक छोटा सा राष्ट्र नेपाल की जो राजनीति है उस राजनीति में भारत की दखल अंदाजी इस कदर हुआ करती थी कि पत्ता भी नहीं हिलता था बिना भारतीय दूतावास के। आज स्थिति क्या है? चाइना आपको नेपाल के रास्ते से आंखें दिखा रहा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान आपको नेपाल के रास्ते से आंखें दिखा रहा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। भारत के जितने सीमावर्ती इलाके हैं उन सीमावर्ती इलाकों का अगर आप सर्वे करें तो पूरा का पूरा जो बॉर्डर का इलाका है नेपाल से, खास करके नेपाल और भारत का सटा हुआ, वहाँ मदरसों की संख्या इतनी ज़्यादा है जो आपके कल्पना से परे है। साथियों, ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि 7,758 चर्च पूरे नेपाल में हैं, जबकि 2,36,00,000 समथिंग 2,36,67,000 समथिंग हिंदुओं की संख्या है वहाँ, जो कि नेपाल के पूरे पॉपुलेशन का 81% है। वहाँ हिंदुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, बावजूद इसके इस्लामिक आतंकवाद चाइना के संरक्षण में वहाँ पे फल फूल रहा है। जो ताज़ा जानकारी हमारे पास आई है उसके मुताबिक आपको बताएं कि नेपाल का जो तराई मधेश का इलाका है, उन इलाकों में मुसलमानों को कट्टरपंथी बनाने की एक सुनियोजित साजिश लश्कर तोयबा के द्वारा की जा रही है और वो अपने इस काम में सफल भी हैं। बॉर्डर के इलाके पे आप वासिंदों को देख लीजिए तो जितने वासिंदा आपको मिलेंगे बॉर्डर के इलाके में वो सभी मुस्लिम समाज से आते हैं। मतलब ये नहीं है कि वो मुस्लिम समाज से आते हैं तो वो आतंकवादी हो गए। मतलब ये है कि ये एक सुनियोजित साजिश के तहत किया जा रहा है जिस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। ताज़ा जो समाचार हमें प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त ये हुए हैं कि अमेरिका स्थित गैर सरकारी संगठन एक NGO हेल्पिंग हैंड फॉर रिलीफ एंड डेवलपमेंट, जो कथित तौर पे पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी समूह लश्कर तोयबा के साथ संबंध रखता है, कथित तौर पर नेपाल में मदरसों की उपस्थिति का विस्तार करने के लिए एक प्रमुख इस्लामिक संगठन के साथ सहयोग कर रहा है। ये माना जा रहा है कि तराई और मधेश के इलाके जो हैं उन इलाके के मुसलमानों को कट्टरपंथी बनाना ही इनका एकमात्र उद्देश्य है। कई महीने पहले अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य माइकल मैककॉक, जो कि सदन की विशेष मामलों की समिति के अध्यक्ष हैं, ने इस आरोप की व्यापक जांच होने तक HHRD के लिए फंडिंग रोकने का आग्रह किया था। हालांकि उनका आग्रह को नहीं माना गया। 24 जनवरी 2023 को USSID प्रशासक सामंथा पवार को संबंधित एक पत्र में कांग्रेस सदस्य ने 8 महीने पहले से अधिक समय पहले अपने कार्यालय को प्राप्त विश्वसनीय जानकारी पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि नामित आतंकवादियों संगठनों के बीच संभावित जो ये स्थिति पैदा हो रही है वो बहुत ही खतरनाक है। नेपाली सुरक्षा एजेंसी, जो नेपाल का जो अपना इंटरनल सुरक्षा एजेंसी है, उस सुरक्षा एजेंसी के अनुसार लश्कर तोयबा
का जो संगठन है वो नेपाल के विभिन्न जो नेपाल के लोग हैं उनको एक विशेष तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराता है, उनके बीच में पैसे खर्च करता है, उनके लिविंग स्टैंडर्ड को अपग्रेड करता है। तो इस तरह की स्थिति जो है सो पैदा हो रही है। जहाँ तक जानकारी मिली है कि मदरसे का जो नेतृत्व है वो मुस्लिम संगठन से एक जुड़े केंद्रीय सदस्य और एक मौलाना के द्वारा की जाती है, जिसकी पूरी जानकारी, नाम खोलना अभी उचित नहीं होगा, लेकिन इसकी पूरी जानकारी जो भारतीय इंटेलिजेंस है उनको भी पता है और जो नेपाल का इंटेलिजेंस है उसको भी पता है। देखिए, पाकिस्तान भारत का दुश्मन है और पाकिस्तान की कोशिश हमेशा से ये रहती है कि हम भारत के अगल बगल की जो ज़मीन है, जो दूसरे देशों की ज़मीन है, जैसे बांग्लादेश हो गए, इधर नेपाल हो गया, इधर थाईलैंड, बैंकॉक, उधर बर्मा बॉर्डर हो गया, तो इन सभी इलाकों जो है, इलाकों में अपने कट्टरपंथी आतंकवादियों को भेज के और वहाँ पे अपनी इस्लामिक जो जनरेशन है उस जनरेशन को आगे बढ़ाना, उनको मजबूत करना, और इस तरह का काम जो है पाकिस्तान के द्वारा किया जा रहा है। नेपाली जो विशेषज्ञ हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ, उनका मानना है और नेपाली कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों को संदेह है कि काठमांडू में कतर दूतावास ने भारतीय सीमा के पास चरमपंथी झुकाव वाले मदरसों का विस्तार करने के लिए पर्याप्त धन आवंटित किया है। कथित तौर पे इस व्यवस्था पर विराटनगर में पिछले दिनों एक बैठक हुई, जिसमें पाकिस्तान के जो कुछ कट्टरपंथी संगठन हैं उसके प्रमुख उपस्थित थे और वहाँ पे इन लोगों को धन कैसे मुहैया हो इसकी तैयारी हुई और बड़ी मात्रा में वहाँ हुंडी के जरिए बड़ी मात्रा में वहाँ पैसे का लेन देन भी कराया गया। सबसे विचित्र स्थिति ये दिखती है कि अमेरिकी संस्थानों के मना करने के बावजूद भी जो इस्लामिक संगठन हैं उनके ऊपर किसी तरह की कोई रोक नहीं लगाई जा रही है और इसमें चीन और पाकिस्तान की जो भूमिका है वो भूमिका स्पष्ट तौर पे दिखाई पड़ रही है। आने वाले दिनों में जितने भी बॉर्डर इलाके हैं उन इलाकों में, नेपाल का जो बॉर्डर इलाका है, भारत का हिस्सा नहीं, नेपाल के अंदर जो बॉर्डर इलाके हैं उन बॉर्डर इलाकों में मदरसों के माध्यम से हम अपने आप को काफ़ी मजबूत कर लें। इस्लामिक कट्टरपंथ को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की तैयारियां चल रही हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि हिंदुस्तान के लिए सामरिक दृष्टिकोण से नेपाल बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, क्योंकि नेपाल की सीमा चाइना से लगती है। चाइना को पाकिस्तान के कट्टरपंथियों का समर्थन प्राप्त है। वैसी स्थिति में दूसरा एक जो सबसे मजबूत स्थिति हमने शुरू में चर्चा की थी कि एक वक्त था कि बिना भारत के इशारे के नेपाल में एक पत्ता भी नहीं खड़खड़ाता था, लेकिन आज स्थिति ये है कि भारतीय दूतावास की जो औकात है वो औकात बहुत ही सिमट के बहुत ही छोटी स्थिति में बन गई है। तो एक प्रश्न तो ये उठता है कि पूरे विश्व में अपने कूटनीति का डंका बजाने वाला भारत देश, कूटनीति का डंका बजाने वाले हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, कूटनीति का डंका पीटने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, क्या इस तरह की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं पे काबू पा लेंगे, या ये आने वाले समय में एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा हिंदुस्तान के लिए? ये गौर करने की बात है। धन्यवाद। देखते रहिए फाइनल पोस्ट, और इस तरह की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के आधार पर हम आपको पुनः जानकारियां देते रहेंगे। लेकिन ये जो मसला अभी सामने आया है ये निश्चित तौर पे बहुत ही चौंकाने वाला है, बहुत ही इंफॉर्मेशन है और इस पर सरकार को अपनी नज़र रखनी चाहिए। धन्यवाद।